दोस्तों स्वागत है हमारे अपनी एक से नई क्लास में। आज फिर से एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने काफ़ी सारे चैप्टर के क्वेश्चंस करा चुका हूँ, ठीक है ना। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं, अब कुछ ही चैप्टर रह गए हैं, जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम आने से पहले सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। सारे चैप्टरों के मैंने MCQ कंप्लीट करा दूँगा, सबको ध्यान से पढ़ लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। अब देखते हैं एक नए चैप्टर को आज जिसका नाम है प्रदीप, ठीक है ना। इसका नाम है प्रदीप। इसमें हम मोस्टली लाइट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे आपका लैंप हो गया और इन सब के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश हो गया, ठीक है। तो जल्दी से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 380 × 10⁹ मीटर में से कम तरंग दैर्घ्य प्रकाश की किरणें कहलाती हैं हमारी। ऊष्मीय तरंगें, पराबैंगनी किरणें, उपयुक्त किरणें या श्वेत प्रकाश की किरणें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पराबैंगनी किरणें, ठीक है ना। 380 × 10⁻⁸ मीटर से कम तरंग दैर्घ्य वाली हमारी कहलाती है पराबैंगनी किरणें। बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है किस तापमान पर ऊष्मा की किरणों के साथ साथ धात्विक तंतु से प्रकाश की किरणों का उत्पादन होने लगता है। तो इसका जो पहला आंसर है 700 सेल्सियस, दूसरा आंसर है 900 सेल्सियस, तीसरा आंसर है 1100 सेल्सियस, चौथा है 1200 सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर है वो है 900 सेल्सियस। मतलब किस तापमान पर ऊष्मा की किरणों के साथ धात्विक तंतु के प्रकाश किरणों का उत्पन्न होता है, मतलब धातुएं किस तापमान पर अन्य किरणों का उत्पन्न करती है, तो 900 डिग्री सेल्सियस पे करती हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रदीप्त पुंज मतलब लुमिनस प्लस का जो मात्रा होता है वो है हमारा लुमिनन, ठीक है ना, लुमन। ए वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। हम आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। उपयुक्त गुणांक बराबर होता है, उपयुक्त गुणांक बराबर होता है उपलब्ध प्रदीप्त पुंज बटे उत्पन्न प्रदीप्त पुंज। तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसी को हम सही कर लेंगे, ठीक है ना। ए वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न कह रहा है प्रकाश व्यवस्था में अभिलंब किस प्रकार के कारक पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना चाहिए। उपयुक्तता गुणांक, अपपात गुणांक, है ना, प्रदीप्त क्षेत्र, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी वाला, ठीक है ना, ये सभी, ठीक है। आगे देखते हैं। छठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। छठवां प्रश्न हमारा कह रहा है किसी कक्ष के प्रदीप्त किस कारक पर निर्भर करती है ना। किसी कक्ष के प्रदीप किस कारक पर निर्भर करती है। केवल छत का रंग, केवल दीवारों का रंग, या छत व दीवारों का रंग। तो सी वाला ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट है, ठीक है ना, छत व दीवारों का रंग, ठीक है। आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। एक आवासीय कक्ष के लिए आवश्यक प्रदीप का मान होता है 6 से 10 फ्लक्स, 50 से 60 फ्लक्स, है ना, 100 लक्ष्य, सॉरी ये लक्ष्य होगा, फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है ना। 6 से 10 लक्स, 50 से 60 लक्स, 100 लक्स और 200 लक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा 50 से 60 लक्स, ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं। 40 वाट की क्षमता के, है ना, फ्लो सेट ट्यूब की लंबाई होती है 1.2 मीटर। सी वाला ऑप्शन इसका भी एकदम करेक्ट होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। नौवां प्रश्न हमारा दो फ्लोरोसेट ट्यूब के सेट में से एक कैपेसिटर है ना सप्लाई लाइन में आर पार संयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है शक्ति घटक को सुधारना, शक्ति घटक को कम करना, है ना, ट्यूब्स को कम समय में प्रकाशित करना। उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर वो शक्ति घटक को सुधारना, ठीक है ना। दो फ्लक्सोसेट ट्यूब में हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं आर पार संयोजित करके, तो वो शक्ति घटक को सुधारने के लिए करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट प्रकाश की व्यवस्था में छत की ओर जाने वाली प्रकाश का प्रतिशत होता है 60, है ना, 70, 80, 90। तो इसका सही आंसर वो वाला डी वाला, ठीक है ना। 90 वाला प्रश्न मतलब डी वाला प्रश्न एकदम इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्लोरोसेट ट्यूब की औसत आयु होती है, फ्लोरोसेट ट्यूब की औसत आयु होती है 2000 घंटे। दूसरा ऑप्शन हमारा 3000 घंटे, चौथा है हमारा 4000 घंटे, और तीसरा ऑप्शन है हमारा 4000 घंटे, और चौथा ऑप्शन है हमारा 5000 घंटे। तो इसका यानी 5000 घंटे एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका तो आपको पता होगा, C वाला ऑप्शन एकदम हमारा एकदम करेक्ट है। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है।
13वां प्रश्न कह रहा है प्रकाश की किरणों को तरंग दैर्ध्य को नापने के लिए प्रचलित मात्रक होता है। तो तरंग दैर्ध्य को, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को नापने के लिए हमेशा हम एंगस्ट्रॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसका जो मात्रक होता है वो एंगस्ट्रॉन होता है। बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। धात्विक तंतु लैंप की निष्क्रिय गैस भरने के लिए उद्देश्य होता है। मतलब धात्विक जो लैंप होती है उसमें निष्क्रिय गैस भरने के लिए उद्देश्य होता है तंतु का कार्यकारी तापमान बढ़ाना। तो 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। 16वां प्रश्न कह रहा है स्ट्रीट लाइटिंग में प्रयुक्त सोडियम वेपर लैंप की वोल्टेज वाट तक होती है। मतलब जो स्ट्रीट लाइटिंग होती है उसमें सोडियम वेपर की लैंप की है ना जो वोल्टेज होती है, जो वाटेज होती है, मतलब वाटेज होती है वो कहाँ तक होती है, तो वो 140 वाट तक होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं 17वां प्रश्न क्या कह रहा है। सोडियम वेपर लैंप को पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में कितना समय लगता है। जो सोडियम लैंप होते हैं उनको मतलब जलने में है ना, प्रकाशित होने में कितना समय लगता है, तो 10 से 15 मिनट लगता है। बी वाला ऑप्शन एकदम हमारा इसका करेक्ट होगा, ठीक है। 18वां प्रश्न देखते हैं। अब 18वां प्रश्न क्या कह रहा है। 18वां प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मरकरी वेपर लैंप की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब कौन सी लैंप श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है ना। तो मरकरी आर्क लैंप, मरकरी आर्क टंगस्टन लैंप, एमबी लैंप, तो ये सभी, ठीक है ना। डी वाला ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट है। 19वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 1 CP बराबर कुल फ्लक्स ल्यूमिनस में अपॉन 4 पाई 1 CP बराबर 0.0201 वाट, और सी वाला है 1 CP इंटू 1 लूमिनस अपॉन 1 स्ट्रीम। चौथा ऑप्शन हमारा है ये सभी। तो डी वाला ऑप्शन हमारा इसका एकदम करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे में 20वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 20वां प्रश्न कह रहा है नियॉन लैंप में प्रचालन के लिए कितनी वोल्टा की आवश्यकता होती है। मतलब जो नियॉन लैंप होते हैं उनको जलने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो वो 110 वोल्ट की आवश्यकता होती है। बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। 21वां प्रश्न देखते हैं। नियॉन साइन ट्यूब में प्रति मीटर की लंबाई में प्रचालन के लिए आवश्यकता वोल्टा होती है। मतलब नियॉन जो साइन ट्यूब होती है ना, प्रति मीटर लंबाई के प्रचालन के लिए आवश्यकता वोल्टेज होता है वो 900 से 1000 वोल्टेज होता है, ठीक है। और 22वां प्रश्न देखते हैं। 230 वोल्ट AC स्रोत पर निम्न वोल्टा बल्बों की लड़ी के लिए 6.3 वोल्टा के कितने बल्ब लगाने हैं। मतलब ये कह रहे हैं जो 230 AC वोल्टेज है, मतलब 230 AC सोर्स पे कम वोल्टेज पे बल्बों जो 6.3 वोल्टेज वाले बल्ब हैं वो हमें कितने लगाने चाहिए ताकि वो 230 वोल्ट पे जल सके, ख़राब ना हो। तो हमें लगाने चाहिए 37, ठीक है ना। ऐसे हमारी जो घरों की झालर वगैरह होती है वो कुछ इसी प्रकार से बनती है। मतलब तो पहले जो झालर आती थी आपने देखा होगा वो इसी पे मतलब काम करती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप किस वोल्टेज में बनाए जाते हैं, तो 300 से एवं 500 वाट के बीच में बनाए जाते हैं। प्रदीप्त तीव्रता मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी इंटेंसिटी का मात्रक होता है। इंटेंसिटी का मकसद होता है लक्ष्य लुमिनम या लुमिनन है ना अपॉन स्टेडियन। तो इसका जो डी आंसर है वो एकदम हमारा करेक्ट होगा। अब देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है। मरकरी वाष्प लैंप की औसत आयु होती है 300 घंटे, 900 घंटे, 3000 घंटे, 9000 घंटे। तो सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है, 3000 घंटे, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो दोस्तों आपका इसी बात है ये भी चैप्टर आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना। टोटल अब तक मैं 10 चैप्टर करा चुका हूँ, इसे मिला के आपके 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके 4 चैप्टर और रह गए होंगे, शायद 4 या 3 चैप्टर और रह गए हैं आपके, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए करिए बिल्कुल, और वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करिए, ठीक है ना। आप शेयर वगैरह नहीं करते हैं वीडियो को और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, लाइक वगैरह भी कर दिया करिए वीडियो को, ठीक है ना। सारे मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। आपका पेपर आने वाला है मुझे पता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अब सिलेबस करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप वीडियो को देखते चलिए, सारे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, ठीक है ना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर कंप्लीट MCQ मैं करा चुका हूँ। इस चैप्टर के भी जितने भी चैप्टर मैंने कराए सारे कंप्लीट, सब क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, एक भी नहीं बचा है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से पढ़िए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है ना। जब तक के लिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।